हेलो एवरीवन। आज एक नई वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स के नहीं है भाई, कॉम्प्लेक्स से अलग है। जनरल वीडियो है CSIR नेट जेआरएफ पे। हाँ भाई, आज थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं नेट के रिगार्डिंग सिलेबस। एंड सिलेबस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली पूरा मोटिव है इस वीडियो का कि हम CSR नेट को अगर हम फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाहते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहते हैं कि वो क्वालिफाई हो जाए, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ सकता है और क्या क्या करना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए मुझे 2 से 3 वीडियो प्रॉपरली बनानी पड़ेगी। सबसे पहला तो यही होता है कि क्या पढ़े और कितना पढ़े। सेकंड थिंग, आपका पेपर कैसे सोल्व करे, या सेकंड थिंग आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, किस पेपर को कितना टाइम देना है और किसको कितना टाइम देना है, और पूरे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए कितना टाइम देना है, एक उसके रिगार्डिंग चलनी चाहिए। और एक थर्ड वन कि पेपर को कैसे सोल्व किया जाता है। आई थिंक 3 वीडियो, एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो इस पूरे डिसीजन के लिए चाहिए कि मुझे अगर मैं एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाहता हूँ और इनफैक्ट मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट में हो जाए, तो वो कैसे हो और क्या क्या उसके लिए मुझे करना होगा। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस बेसिक सी चीज़ें हैं। एवरीवन कैन डू इट, कोई भी कर सकता है। मैं बहुत सारे बच्चे को ऐसे जानता हूँ। मेरा 2017-18 का जो बैच था उसमें लगभग 10 से 12 बच्चे ऐसे थे, 15 बच्चे ऐसे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ निकाल के और गेट निकाल के कोई PhD करने चला गया, और कोई अपना गवर्नमेंट जॉब लेके बैठा, और कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ कर सकते हो, नेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीज़ें हम देखेंगे इसमें। जैसे कि अगर मैं CSR नेट की बात करूं तो ओवरऑल मुझे लगता है ये 200 का पेपर होता है। इतने ही मार्क्स आपको करने होते हैं। पेपर तो बहुत बड़ा होता है, इतने करने होते हैं, और मुझे लगता है अप्रोक्सीमेट 100 to 120 द बेस्ट मार्क्स। 100 से 120 इसमें OBC और जनरल लास्ट की कट ऑफ अगर मेजरमेंट कर ले, उसमें 120 द हाईएस्ट है। उससे जितनी भी मैंने ओवरऑल देखी है अब से 2011 से या उससे पहले, तो 120 मैक्सिमम है कि पेपर रिपीट होने के बाद भी 120 अबाव कभी गया ही नहीं है जेआरएफ के लिए। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूँ। OBC OBS से 10-15 नंबर नीचे आ जाता है, और EWS और ऐसे ही हम SC ST की बात भी, कैटेगरी की बात कर सकते हैं। तो अभी तक तो इस वाले में तो 100 से अगर 100 भी काम जो अभी रिजल्ट आया उसमें तो 100 भी काम चल जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। पर जनरली 120, तो टारगेट लेके चलते हैं 120। पेपर अगर आपका ऑनलाइन हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है तो 100 मुझे लगता है सफिशिएंट है जनरल OBC के लिए मार्क्स। और 120 अगर पेपर रिपीट हो रहा है और मान लेते हैं कि रिपीट बहुत इजी आ गया, तो 120 कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ आज तक नहीं गई है। तो यही एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हम लेके चलते हैं। तो टारगेट ना 100 से 120 मार्क्स का होता है, तो बेस्ट है टारगेट हम सेट कर लेते हैं 120 का। अगर कोई OBC है तो टारगेट 110 या 100 का करके कर सकता है। कैटेगरी और है तो उसके अकॉर्डिंग वो टारगेट करके चल सकता है। तो बेस्ट 120। ठीक है, अब 120 मुझे लाने हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें। जब भी किसी फील्ड में हम जाते हैं या किसी भी घर में जाते हैं या कहीं भी अगर जाते हैं या किसी काम को करना चाहते हैं, तो पहले हम उस काम की कुछ बेसिक सी चीज़ें सीख लेते हैं जो मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। कैसे? जैसे मार्केटिंग अगर हम करते हैं तो मार्केटिंग में सबसे पहले मतलब यही होता है कि पहले मार्केट में उतर के देखते हैं कि कोई भी नई इन्वेंट्री या कोई भी नई चीज़ें की डिमांड कितनी है, कौन लेता है, कौन खरीदता है, कितना उसका यूज होता है, और क्या हम अवेलेबिलिटी दे सकते हैं। वही बेसिक सी चीज़ है, यही हम घर में भी करते हैं और मुझे भी यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करना है। जनरली बेसिकली अगर मैं बात बताऊं, मुझे केवल नेट एक मैनेजमेंट लगता है, पढ़ना कम लगता है, मैनेजमेंट ज़्यादा लगता है। 120 स्कोर करना नॉट अ बिग टास्क। मैंने खुद, मुझे लगता है मुझे 5 से 7 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। गेट मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट क्वालिफाई किया था। इनफैक्ट 2-3 बार एग्जाम दिया, तीनों बार क्वालिफाई था। सेम
अगर मैं टिफर की बात करूं, मैंने टिफर एक ही बार दिया था एंड देन क्वालिफाई। और सेम नेट का, अगर यही मैं ड्यू के एंट्रेंस की बात करूं, चाहे वो एमफिल का हो चाहे वो पीएचडी का हो, फर्स्ट अटैम्प्ट और क्वालिफाई। और सेम फिर मैं नेट और जेआरएफ की बात कर सकता हूँ। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, बट ओवरऑल वो भी क्वालिफाइड हो गया था। तो बेसिक इस थिंग इज डैट कि पहले हम पेपर्स की रिक्वायरमेंट जान लें। तो फर्स्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी फील्ड में? जैसे मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, फर्स्ट की उसकी खुद की रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड, अवेलेबिलिटी क्या है, क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है, क्या मेरे पास मिल सकता है। थर्ड, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तीन चीज़ें बेसिकली देख लो, अगर आप इन पे काम कर लो। फर्स्ट वन कि जो भी फील्ड, अगर मैं नेट की बात करूँ, सेम गेट की बात मैं करूँगा, चाहे मैं टिफर की बात भी करूँगा, और ये अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाता है। जैसे गेट के लिए मुझे अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती है, उसका क्राइटेरिया अलग है, वहाँ पे अलग चीज़ें पढ़नी पड़ जाती है। ऐसे ही नेट के लिए अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती है और उनमें भी सीमाएँ हैं। तो नेट के लिए क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। थर्ड, मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है। सेकेंड थिंग, थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है किसी टॉपिक पे, उसे और कितनी अच्छा बना सकते हो। मतलब आपको आपकी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या क्या है जिस पे आप अच्छा कर सकते हो। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम करना चाहते हैं। फर्स्ट वन, टारगेट है 120 मार्क्स। तो टारगेट पहले यहाँ रख लेते हैं 120 मार्क्स। चलिए भाई, टारगेट 120। अब आते हैं, अब मेरे पास इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। 120 मेरी रिक्वायरमेंट है और मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है। पार्ट ए अवेलेबल है, पार्ट बी अवेलेबल है और पार्ट सी अवेलेबल है। मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करना नहीं सिखाऊंगा इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पार्ट ए 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस आते हैं और अटेम्प्ट आपको 15 करने होते हैं। पार्ट बी 40 क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट आपको 25 ही करने होते हैं। एंड पार्ट सी 60 क्वेश्चन आपके आते हैं और इसमें आपको 20 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको अवेलेबिलिटी है, ये आपको गिवन है, ये पेपर की चीज़ें आपको पता है कि इसमें पार्ट ए में इतना आता है, पार्ट बी में इतना आता है, पार्ट सी में इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए, अब देखो, अगर इसमें आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे एंड 8 से 10 क्वेश्चन, यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन और यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन, बस काम खत्म। 120 क्रॉस हो जाएगा। इतने अगर आप सही कर लेंगे तो नेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात सही है। मुझे कितने चाहिए? 8 से 10 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन और 10 से 12 क्वेश्चन। करने 20 होते हैं, हालांकि मैं 20 के 20 का आंसर करते हैं, वो बात एक अलग है, बट मुझे रिक्वायरमेंट 10 से 12 की है। 10 से 12 तो लगभग 55 नंबर, और 15 से 18 लगभग 50, हालांकि 54 बनते हैं, 50 मान लेते हैं, तो 55, 50 और 8 से 10 क्वेश्चन, तो पूरा का पूरा 120-125 नंबर का पेपर यहाँ से इजीली बन जाता है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मुझे चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। चलिए, अवेलेबल क्या क्या है मेरे पास? अवेलेबल क्या क्या है मेरे पास? अवेलेबल पार्ट ए है, पार्ट ए है, उसके बाद पूरा का पूरा प्योर है, देन अप्लाइड है और देन स्टैटिस्टिक्स है। ये 3 से 4 चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। फर्स्ट वन, पूरा पार्ट ए अवेलेबल है। सेकंड, पार्ट ए आपका बेसिक, वही आपका 9th 10th का, 11th 12th का, जो हम पहले से बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम किस पे? उसके बाद आते हैं प्योर पे। प्योर में रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स और अलजेब्रा, मतलब मॉडर्न आपका आ गया। और अप्लाइड में ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल क्वेश्चन और ओआर, इस और एनए का छोटा सा 2 क्वेश्चन आपका एनए का भी मिल जाता है। एंड स्टैटिक्स में खुद से एक बड़ा सेगमेंट आता है, लगभग 100 के करीब का पूरा स्टेट आता है। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल आपका होता है। चलिए, ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपका रिक्वायरमेंट्स है। अब आपको करना क्या है ये देख लेते हैं। चलिए, यहाँ तक ठीक है, ये तो आपको अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये रिक्वायरमेंट्स है आपके पेपर की। अब एक चीज़ देखेंगे, पार्ट ए में 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा लगाता हूँ,
ये ठीक होने चाहिए। 10 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, 20 में 10 कोई बड़ी बात नहीं है। 40 में 25 करने हो तो 15-18 कोई बड़ी बात नहीं है। 10 से 12 ये बड़ी बात नहीं है। ये कब बड़ी बात नहीं है, अब ध्यान से सुनेंगे हम लोग। ये बड़ी बात कब नहीं है और कब ये बड़ी बात है, ये ध्यान से सुनेंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे और उससे सारी चीज़ें रिलेट करेंगे। मेरे पापा कमाते हैं, मेरे घर का खर्चा मान लेते हैं 20,000 या 50,000, आज के जनरल केस में 50,000 महीना है, मान लेते हैं 50,000 रुपये महीना मेरे घर का खर्चा है। कमाने वाला मैं भी हो सकता हूँ पर नहीं कमाऊंगा, मेरा भाई भी कमाने वाला है पर नहीं कमाऊंगा, मेरी सिस्टर भी अर्निंग कर सकती है टाइपिंग वाइपिंग सब करके पर वो नहीं कमाएगी, मेरी मम्मी भी घर बैठ के काम कर सकती है बट वो नहीं कमाएंगे, कमाएंगे केवल पापा ही। ठीक है, तो ठीक है, पापा की सैलरी, पापा की जो जॉब की सिंपल सी बेसमेंट रिक्वायरमेंट, जॉब की जो सैलरी उनके आता है वो 40 आते हैं, खर्चा 50 का, तो ऑब्वियस हम तंगी में जीते और हमेशा नीचे रहते हैं। एक दूसरा तरीका समझेंगे, एक तो ये तरीका, एक दूसरा तरीका। ठीक है, पापा कमाते हैं, पापा की जॉब 40 की ही है, पापा हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं अकॉर्डिंग टू 40 पहले के अकॉर्डिंग। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत कमा सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा एलिजिबल हूँ, थोड़ा कमा लेते हैं। 10 मैंने कमाए, 10 भाई ने कमाए, 5 मम्मी ने कमाए और 5 सिस्टर ने कमाए और 40 पापा ने कमाए। अब 70 है तो सेविंग भी हो रही है। बस वही जो बेसिक सा मैनेजमेंट घर हम यूज करते हैं वही मुझे पेपर में भी यूज करना है। जो जहां अवेलेबिलिटी मुझे मिल रही है, जो जहां से चीजें मुझे मिल रही है, बस उसे बस कर लेना, यूज कर लेना है। पेपर को देख लेंगे और उसके बाद कर लेंगे। जैसे सबसे पहला मेरा आता है खुद से ईमानदारी से पार्टे आता है। पार्टे अगर किसी ने नहीं किया तो मैं नहीं मानता कि तुम लोग अभी इंटरेस्टेड हो नेट क्वालिफाई करने के लिए। रिक्वायरमेंट 120 क्वेश्चन है भाई, 120 मार्क्स क्वेश्चन, मार्क्स रिक्वायरमेंट है। 100 मान लेते हैं, चलो 100 रिक्वायरमेंट है, 30 मार्क्स फ्री के हैं यार, फ्री के। मतलब उस पर किसी टीचर की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती होनी चाहिए। 10th 11th 12th का बेसिक सा मैथ है जो आप लोग पहले से पढ़ते हो। बस रिक्वायरमेंट इतनी है, बस रिक्वायरमेंट इतनी है जो आपने पढ़ा है उसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। बस 10th 12th की बुक उठानी है, एनसीईआरटी लेना और थोड़ा थोड़ा उसे रिवाइज कर लेना, स्टार्ट कर लेना, क्वेश्चन पेपर लगा लेने और वो हो जाएगा। हाँ, अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा, बट हम करते ही नहीं है। पार्टे नहीं करेंगे, पार्टे नहीं करेंगे, पार्टे नहीं करेंगे तो रहो बार, रहो बार। मैं ये नहीं कहता कि पार्टे के बिना नहीं होता। मैंने 2 चीजें भी बताई हैं, 40,000 वाला और एक 10,000 रुपये वाला। अभी इसी के लिए बता रहा हूँ। पापा खर्चा चला लेते हैं यार, रो पीट के अपना मन मार के खर्चा चला लेंगे पापा, बट वो बहुत सुकून से चलाएंगे यार। बेटा भी अगर थोड़ा सहायता दे दें, बेटी सहायता दे दे, जो घर में बैठ के काम कर सकते हैं, किसी कंपनी का या किसी का कुछ भी कर सकते हैं, पर लेकिन और अच्छे से कर सकते हैं, पापा भी सुकून में रहेंगे। वो सारा दबाव एक टॉपिक पे नहीं आने वाला। वही मैं बस कहना चाहता हूँ, अवेलेबिलिटी है पार्टे की, आप पार्टे को जानते हो, बचपन से आप पढ़ते आए हो, बस उसे देखना भर है, बस उसे देखना भर है, मन में जगा लेना है कि मुझे पार्टे से क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट भाई, सबसे पहला यूजफुल टॉपिक जो होता है नेट के लिए वो पार्टे होता है। लिखा तो है 8 से 10, पर मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट सच में सीरियस होता है नेट के लिए, वो कम से कम यहाँ से 20 से 25 नंबर लाना चाहिए, कम से कम। पूरे नहीं कह रहा, पूरे कभी नहीं आते, 30 में से 30 कभी किसी के नहीं आते, वो तुक्के की बात है। हो जाए अच्छी बात है, पर पार्टे हो भी सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टे की बारी। पार्टे एक अलग टॉपिक चलता है, तो पार्ट एक अलग टॉपिक चलता है ना। तो इसमें से हमेशा कम से कम कोशिश करो कि 8 से 10 तो मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताया, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए होता है कि मैं क्या कर लूं, 10 से 12 क्वेश्चन कर लूं, 15 क्वेश्चन कर लूं, मतलब 20 से 25 मार्क्स यहाँ से ले ही आऊं। मेरे खुद के यार 25 नंबर थे जब मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई। ठीक है, चलिए कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं रियल से, जैसे कि हम लोग लिखते ही हैं, कॉम्प्लेक्स, लीनियर, इनमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और अलजेब्रा मतलब मॉडर्न अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, और अप्लाइड की बात मैं भी कर लेता हूँ। अप्लाइड में ओडी पीडी सब कुछ आ गया है। अप्लाइड के बाद ओडी पीडी
COV, इंटीग्रेशन और OR और जो भी अन्य जो भी है आपका वो देख लेंगे। और इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैगा स्टैटिक्स। ये 1 2 3 4 5 6 जनरली हम यूनिट पढ़ रहे होते हैं। इन दोनों को मिला के एक यूनिट बन के आती है, इन दोनों को बना के एक यूनिट आती है, एक अप्लाइड की यूनिट आती है, एक आपका स्टेट अलग से चलता है। ठीक है, चलो पार्ट ए आपको पता चली गया, मैंने आपको बता दिया। पार्ट ए एटलीस्ट ट्राई करो कि वो 10 से 12 क्वेश्चन हो ही हो, 15 की ट्राई करो, बेस्ट है। कुछ नहीं करना भाई पार्ट ए में, एनसीईआरटी उठा लो 10th 11th 12th क्लास की, कुछ नहीं करना, और नेट के पेपर ले लो। और ज्यादा कुछ लगे ना यार किसी का वो ले लो, पढ़ा हुआ तुम्हारा सब कुछ है, इतना स्पीड का मैटर भी नहीं करता कि आपको यहाँ पे कि एसएससी वाला होता है कि हमें स्पीड का मैटर। अरे एसएससी वाला है, मान लेते हैं एसएससी वाला है, बट एसएससी की स्पीड थोड़ी चाहिए हमें होते, क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें 120 क्वेश्चन में से ओवरऑल 40 से 45 क्वेश्चन चाहिए होते हैं, समझ रहे हो? 40 से 45 तो सफिशिएंट हो गए। 8 से 10 के मान ले पार्ट ए में मान लेते हैं, 10 से 12 कितने होते हैं? 18 से 20 किस में मान लेते हैं? आपका पार्ट बी में हो गए। और पार्ट सी में कितने हो गए? पार्ट सी में मैंने 10 से 12 ले लिए, ठीक है ना। 10 से 12 कितने कितने क्वेश्चन हो गए? 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, तो ओवरऑल 40 से 45 क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम 40 से 45 क्वेश्चन तो करने ही होते हैं 180 मिनट में। 180 मिनट आपके पास होती है, ठीक है, तो खत्म काम। इतने क्वेश्चन आपको चाहिए, इतने क्वेश्चन के बिना आपका जेआरएफ नहीं बनता। लटक को कि आप गलती भी करके आते ही हो, आप कितना ही कुछ कर लो, ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चंस गलत ना हो। उसे कम कर सकते हैं कि गलती को कम हो, क्वेश्चन गलत कम हो, उस पर हम कोशिश कर सकते हैं। उसका भी हम बताएंगे क्या करें कि क्वेश्चन कम गलत हो। एग्जाम में कॉन्फिडेंस कैसे आए कि हमने जो किया ठीक ही किया, उसका भी तरीका हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे। चलिए, तो रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडल, लीनियर अप्रोक्सीमेट 50 to 60 मार्क्स, ज़्यादा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 70 से ले लो, 30 से 35 मार्क्स। लीनियर अलजेब्रा फिर से 60 से 65 या 65 से 70, एक यही 2 यूनिट होती है जो सबसे बड़ी होती है, और अलजेब्रा 30 से 35। और मुझे लगता है ये ओवरऑल मिला के 60-70 नंबर का या 70 से 80 नंबर का पूरा अप्लाइड आता है, एंड देन रिमेनिंग स्टैटिक्स। चलिए, अब मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, बस सारा राज इसी में छिपा है। स्टेट पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, स्टेट पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको नया टॉपिक तभी टच करना है जब उसका टीचर आपका अवेलेबल हो। पार्ट ए के लिए आपको कोई टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती जनरली, स्टैटिक्स के लिए पड़ती है, मॉडल अलजेब्रा के लिए पड़ेगी, लीनियर के लिए पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स के लिए पड़ेगी, इन सब के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपके पास स्टैटिक्स का टीचर है अवेलेबल जो आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करा पाए, तो इसे टच करो, मतलब आपके पास क्या इसके लिए कोई एबिलिटी है। सेकंड, फर्स्ट मैंने रिक्वायरमेंट कहा था, सेकंड एवेलेबिलिटी। एवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ से वही है कि जो भी आप टॉपिक टच करना चाहते हो, क्या उसका टीचर आपके पास है जो आपको बता पाए कि आप यहाँ गलत हो, ये आपका सही है, और आप इसी वे में चल रहे हो, वो ठीक चलता जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन तभी आता है स्टैटिक्स का, क्या इसके पास आपका टीचर है। इसके लिए आपके पास टीचर, अगर टीचर है तो कोई बात नहीं, डर चलते रहिए, अगर नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ना 120 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, तो छोड़ने ज़्यादा हैं, बस यही सीखना है, छोड़ने ज़्यादा हैं, अटेम्प्ट कम करने हैं। तो मतलब मुझे छोड़ने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, पकड़ने की कम करनी है, समझ रहे हो? मतलब हमें क्वेश्चन छोड़ने ज़्यादा हैं और पकड़ने कम है, 80 के करीब तो छोड़ने ही है, ठीक है। तो ये छोड़ने अगर सीख गए, मतलब इनमें से इजी करना, इजी पिक करना, या जिन्हें करना है वो पकड़ना थोड़ा टफ होता है, छोड़ने आसान काम है। तो बस ना यही अगर हम सीख लें कि क्या क्या उठाना है, एग्जाम क्वालिफाई, रियलिटी एग्जाम बस क्वालिफाई, बस ये समझ में आए कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन उठाने हैं और वो कैसे उठाने वो समझेंगे। रियल की बात आती है, लीनियर की बात आती है, कॉम्प्लेक्स की बात आती है। मैं रियल कॉम्प्लेक्स एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स रियल पढ़ लेते तो कॉम्प्लेक्स अपना आप ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है तो काम चल जाएगा, और जब अलजेब्रा पढ़ते तो लीनियर उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन तो काम चल जाता है। रियल हमेशा पढ़ना चाहिए भाई,
बहुत जरूरी है, दिल है भाई ये, इसके बिना कोई टॉपिक नहीं चलता। बस ये सब कुछ नहीं है। पहला, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो इससे ना इतना भर पढ़ो कि तुम्हारा काम चल जाए, इतना भर पढ़ो कि तुम्हारा काम चल जाए। देखो रियल में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, रियल दो तरह से पढ़ के, कोई भी टॉपिक दो तरह से पढ़े जाएंगे। फर्स्ट कि हमें जो पढ़ाया गया हम उसे प्रॉपरली रिवाइज करेंगे, उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कराए गए वो करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे, काम करता हूँ। एक दूसरा होता है कि नहीं, कि मुझे या कॉम्प्लेक्स जो पढ़ाई या रियल जो पढ़ाई उसके सारे जहाँ के क्वेश्चन करने हैं और मुझे एक्सपर्ट बनना है। दूसरे वाला नहीं करना है, हमें एक्सपर्ट बनना है नहीं, हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। रिक्वायरमेंट समझो अपनी, मेरी रिक्वायरमेंट केवल एग्जाम क्वालिफाई करने से है। अगर मान भी लेते हैं यहाँ से 20 क्वेश्चन आए हैं, मान लो 60 नंबर के आए हैं और यहाँ से केवल तुम 20 नंबर का उठा लोगे तो तुम्हारा काम हो जा रहा है ना। 20 मैंने यहाँ से उठाई, मेरा काम हो गया है। कॉम्प्लेक्स मान लो, क्योंकि आप यहाँ से केवल आउटपुट इतना ही लेके जा सकते हो। रियल एक ऐसा टॉपिक है, बहुत जरूरी है, बट कभी आप इसे फुल्ली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कभी इससे ज़्यादा मार्क्स लेके नहीं आ सकते। कभी कभी 10 साल 15 साल में एक बार हो गया कि रियल 60 का आया और 40 तक के क्वेश्चन बन गए रिपीटेड केस में, अदरवाइज कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता और हो भी नहीं सकता। बहुत बहुत वाइड क्वेश्चन पेपर है, तो कोशिश कर लो कि 20 से 25 मार्क्स मिल जाए तो बहुत है, बहुत है। और इतना इतना ये तब आ जाते हैं, मतलब कि अगर आपने मीडियम लेवल से पढ़ाई की ना, कि क्लास के या खुद से भी कोई भी टॉपिक कवर किया और करने के बाद उससे क्वेश्चन भर तक कर लिए, मतलब 100 क्वेश्चन है असाइनमेंट में, 15 20 25 30 कर लिए और आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, हो जाए काम, इतने भर में हो जाते हैं। ठीक है, इतना ही लाना है। 65 70 तक कभी कोई नहीं जा पाता भाई, समझ लो। और जाना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, नहीं जाना, मुझे केवल नेट क्वालिफाई करना और काम निकल जाना है। तो 20 से 25 सफिशिएंट है। कॉम्प्लेक्स 30 से 35 का आता है, 15 से 20 ले लो, बहुत है। 15 से 20 ले लो। हालांकि ऐसा भी है, मैंने पढ़ाई कॉम्प्लेक्स में 28 तक भी आया, बट मैं नहीं कहता कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए पूरा टॉपिक कोई भी। थोड़ा सा पढ़ो, 15 से 20 तक लिया सफिशिएंट। लीनियर एक अच्छा टॉपिक होता है, स्कोरिंग पेपर होता है। स्कोरिंग के नाम पे यहाँ दो ही टॉपिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स और लीनियर। इसमें आप कर सकते हो 28 तक किए है स्टूडेंट ने, 30 में से 28 तक किए हैं। इसमें 60 में 70 में से हो सकता है 70 का 70 भी हो जाए और ठीक हो जाए, ये पॉसिबल है, लीनियर के लिए पॉसिबल है। लीनियर अगर एक वे में देखो तो आप बाउंडेड टाइप का कंसीडर कर सकते हो, तो इसमें हो सकता है, बट इसमें भी ना 30 से 35 तक जाना नहीं है, इससे फालतू नहीं जाना है, इससे फालतू नहीं जाना है। मतलब मीडियम लेवल की रेंज में पढ़ो और काम हो जाएगा। मॉडल अलजेब्रा वही 15 से 20, इससे ज़्यादा मैं नहीं कोशिश करता। और अप्लाइड भैया कभी नहीं छोड़ना होता, 70 से 80 की अप्लाइड होती है, 30 से 35 नंबर के अप्लाइड कर लो, सफिशिएंट होता है। अब मैंने वही काम किया कि मैंने बाप को कमाने के लिए नहीं भेजा है, केवल छोटे छोटे बेटों को भी कमाने के लिए मैंने भेज दिया। और पार्ट ए का मैंने बता ही दिया है, पार्ट ए से अगर 20 से 25 20 नंबर या 15 से 20 भी लिया तो काम हो जाएगा। अपने मार्क्स ऐड कर सकते हो और देख सकते हो आराम से 20 40 30 70 और 20 90 और 30 120 और ओबीएस है 135 140 के करीब आराम से इजीली पहुंच जाते हो। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे इतना लोड नहीं पड़ता कि आपको रज के पढ़ना पड़ेगा। एक तो ये ऑप्शन है कि सारा पढ़ो भाई। क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला सारा पढ़ना है, सारा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। पार्ट ए सबसे पहले पढ़ना है, पार्ट ए सबसे पहले पढ़ना है। स्टैटिक्स का मैं बता सकता हूँ क्योंकि इसका आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आपको सही गलत बताने वाला कोई है भी नहीं, तो इसे आप ड्रॉप कर सकते हो। बाकी सिलेबस में जो दिया है उसे पढ़ने की कोशिश करो, सारा पढ़ो भाई, सारा पढ़ो। मैं नहीं कभी करता कि आप कुछ टॉपिक लेके जाओ, इसे पढ़ोगे तो ऑब्वियस है एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी हमने देखते हैं, जनरली क्या करते हैं लोग, सेलेक्टिव हो जाते हैं थोड़े से। मान लेते कि 1 2 3 4 4 ही यूनिट, एक चारों को मतलब प्योर को ले लेते हैं।
प्योर प्योर ले लिया तो अब तुम्हारे चांस ऐसा नहीं कि नहीं क्वालिफाई होगा, हो सकता है, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब कमाने वाले दो ही बचे हैं, प्योर अप्लाइड में केवल प्योर ही बचाने वाला बड़ा कमाने वाला बचा, तो ऑब्वियस है उस पर बर्डन ज़्यादा आने वाला है। और कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई भी कोई भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाए कि वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के बना ले, ऐसा कभी नहीं होता भाई, पॉसिबल नहीं। अरे कभी तुक्का लग गया, बात एक अलग है, तुक्के की हम बात नहीं करते। तो जनरल लॉजिक ऐसा कभी नहीं होता कि हम कोई भी टॉपिक के, चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, अलजेब्रा मोड, कोई भी लोगे कि बैठेंगे हम 100% बना लेंगे, सब हवाबाजी, कुछ नहीं होता। 100% कोई नहीं बना पाता, कोई नहीं बना पाता। छोड़ो वो रियलिटी कभी वैसे बताएंगे तो बता देंगे, पर लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सबसे पहले सारे पढ़ो। सेकंड, प्योर में जब हम जाते हैं, सारे पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि एग्ज़ाम में मुझे केवल इजी सेलेक्ट करना होता है, केवल इजी सेलेक्ट करना होता है। और इजी सेलेक्ट हम तभी कर पाते हैं कि जैसे रियल का इजी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स का इजी पार्ट है, या मॉडर्न का कोई इजी पार्ट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, अप्लाइड का कोई इजी पार्ट आ रहा है, वो इजी पार्ट मैं कर पाऊँ। अगर मैं सारे, क्योंकि क्वेश्चन केवल इजी पार्ट का पिक करने का ही तरीका और कुछ है ही नहीं। अगर मैंने सारे के सारे इजी पिक कर लिए तो मेरा क्वेश्चन पेपर आराम से सोल्व हो जाएगा, मुझे हार्ड की तरफ मूव करना ही नहीं पड़ेगा, कभी नहीं मूव करना पड़ेगा। तो इजी सारे क्वेश्चन, देखो कोई भी पेपर हो, चाहे रियल हो, लिनियर हो, कॉम्प्लेक्स हो, उनमें कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं। अगर मैं केवल और केवल इजी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूं सभी का, तो मेरा क्वेश्चन पेपर आराम से हो जाता है। बट इजी में सबका सभी तभी सिलेक्ट कर पाऊंगा जब मैंने सारे पेपर पढ़े होंगे। ठीक है, तो तभी मैं कह पाऊंगा कि हाँ मैंने सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, और जो जिसका इजी आया तो वो मेरा हो जाता है। तो सबसे पहले बस यही ट्रिक है, सबसे यही इंपॉर्टेंट है कि इजी सेलेक्ट करना है, इजी सेलेक्ट करना है। तभी तो मुझे कितने करने होते हैं, केवल 40 से 45 क्वेश्चन करने होते हैं ना, बस इजी सेलेक्ट कर लो, मेरा काम हो जाएगा। और इजी सेलेक्ट करने के लिए बस मुझे सारे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये कभी होता है कि कोई ये भी कहता है कि 4 टॉपिक पढ़ लो। हाँ, 4 टॉपिक पढ़ोगे तो आपको मेहनत फिर ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकेंड थिंग, कुछ और भी होते हैं भैया धुरंधर, मैंने जैसे वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स लीनियर पढ़ लो, या रियल लीनियर पढ़ लो, या कोई भी और टॉपिक ले लो, कोई भी 2 का कॉम्बो बना लो या 3 का कॉम्बो बना लो। तो जितने आप इसे सिलेबस को कम करते चले जाओगे, आपको उतनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। तो हो सकता है कि तुम 2 टॉपिक से कर लो, पर यार ये हो भी सकता है कि आप 4 साल में एग्जाम क्वालिफाई करो, 5 साल में करो, या 6 साल में करो, या हो ही ना। तो जितना आप चीज़ें कम करते चले जाओगे सिलेबस को, आप उतना ही टाइम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, रिक्वायरमेंट तो 120 मार्क्स है। अगर आपने सिलेबस कम कर दिया तो इसका मतलब कि उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इन टॉपिक पे 100% एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, वो कभी हो नहीं सकती, नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपके चांसेस हमेशा कम होते चले जाएंगे। तो फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको अब कंक्लूजन करने जा रहा हूँ। पहली चीज, पार्ट ए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ने पढ़ा है, आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करो और काम हो जाएगा। हनुमान की तरह जी मत करो कि उसे शक्ति याद दिलानी पड़ेगी। आप लोग पढ़े लिखे हो, अच्छा है, एमएससी कर चुके हो, बस थोड़ा सा रिवाइज करो, 20 से 25 मार्क्स आराम से ले आ। अरे मैंने बहुत बच्चे देखे जो 30 तक भी लेकर आए इजीली, और उसमें किसी टीचर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती। ठीक, कॉम्प्लेक्स जैसे टॉपिक को तुम्हें 6 महीने पढ़ के 18 नंबर मिलते हैं, रियल जैसे टॉपिक पढ़ के 6 महीने में 8-8 6-6 घंटे पढ़ने के बाद 30 नंबर तक नहीं मिल पाते। और वो तो थोड़ा थोड़ा छुट्टू पढ़ना है, आपको 20 से 25 नंबर मिल जाते हैं। इनफैक्ट कोई भी टॉपिक प्योर का आप उठवाओगे, 30 नंबर लाने के लिए तुम्हें 6 महीने 1 साल तक लग जाएंगे, 30 नंबर नहीं लेके आओगे। पार्ट ए, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा रिवीजन, जो आपने पढ़ा है उसे उठाओ, करो, और इजीली मुझे लगता है 20 से 25 नंबर मिल जाएंगे। तो पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, सबसे पहला स्टोरी में लेके आता हूं मैं कंप्लीट सिलेबस, नेसेसरी है भाई। मिनिमम टाइम करने का इससे अच्छा कोई तरीका होता ही नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता। तो फर्स्ट, कंप्लीट सिलेबस। स्टैटिस्टिक्स ड्रॉप कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आपके पास इसका टीचर नहीं है।
है तो आप उससे भी लेके चलो, और कुछ टॉपिक जैसे मार्कर चयन तक कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं उसे लेके आ सकते हैं। सेकंड, पहला कंप्लीट सिलेबस, सेकंड स्टैटिक्स आउट कर लो अगर आपके पास टीचर नहीं है उसका। थर्ड, द पास्ट पार्ट है जिसका टीचर तुम खुद ही होते हो, उसे हमेशा रखना है 20 से 25 मार्क्स के लिए। उसके बाद रियल हो लीनियर हो सबको बराबर टाइम देना है, सबको बराबर टाइम देना है, क्योंकि किसी एक पे बटन डाल के आप अपने चांसेस कम करते चले जाओगे, अपने ही चांसेस कम करते हुए चले जाओ। कभी सिलेक्टिव नहीं होना है भाई, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता पेपर में। इसका भी एक बड़ा बड़ा रीजन है सिलेक्टिव क्यों नहीं होना होता। देखो कभी भी पिछले 10 साल या 15 साल के पेपर उठा के देखो, यूनिट वाइज उसमें रहता है कि कभी एक फर्स्ट यूनिट टाइट है मतलब टफ है, सेकंड यूनिट इजी है मतलब आसान है, कभी अप्लाइड इजी है तो कभी प्योर इजी हार्ड है। इस तरह वो वेरी करता रहता है, कभी फिक्स नहीं होता कि अप्लाइड हमेशा टफ आएगा या हमेशा इजी आएगा, या कॉम्प्लेक्स हमेशा आसान आएगा हमेशा टफ है। कॉम्प्लेक्स का एक पेपर अभी याद है, नानी याद दिला देगा, अभी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो हो नहीं पाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स वही है जिसे कहते हैं सिमिलरिटी क्वेश्चन आते हैं, नानी तक याद दिला देंगे, अब भी क्वेश्चन करके दिखा दो कॉम्प्लेक्स के सारे उस ईयर के उठा के। अब तो घर बैठे हैं आराम से, 5-6 साल भी हो गए उसे, पर नहीं हो पाते, नहीं हो गए। तो कोई भी टॉपिक इतना डीपली कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है कि क्वेश्चन हिला भी ना पाओ। तो इसलिए अपने रास्ते पहले ही बंद मत करो। अगर आप फ्रेशर हो, इनफैक्ट कोई भी हो, सारे टॉपिक पढ़ो। इतने डीप कभी नहीं पढ़ने होते कि रज के उसी में लग जाओ कि मुझे 100% उसी में स्कोर करना है, उसी से एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ये सब भ्रम है, होता नहीं है। जिससे कोई अगर कहेगा तो उनसे नहीं होता, छोड़ो। टाइम चेंज बढ़ता चला जाएगा, सिंपल सी बेसिक सी थ्योरी है। जितना सिलेबस करोगे उतना टाइम की ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी, जितना टाइम कम करना चाहते हो सिलेबस वाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो केवल सेलेक्टेड टॉपिक पे मत जाना, मैं यही एडवाइस देता हूँ। और जो 5, 10, 15 बच्चे मैंने बताए थे उन्होंने सबने यही किया था, सारे टॉपिक क्वालिफाई किए हैं, पढ़े हैं, और धीरे छोटे सब में से उठाया, थोड़ा सब में उठाया और एग्जाम में क्वालिफाई करके वो ले गए। तो सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए। में कभी भी सिलेक्टिव मत होना, होगे तो ऑब्वियस सी बात है आप खुद उसके जिम्मेदार होते हो। सिलेक्टिव नहीं होना है, रियल कॉम्प्लेक्स मॉडर्न लीनियर अप्लाइड कभी नहीं छोड़ना होता भाई, क्योंकि गेट अभी आने वाला है। इसके बाद गेट आएगा तो अप्लाइड ज़्यादा पूछा जाता है। सबकी इंपॉर्टेंस अपनी है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम बराबर दो। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक जो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्ट में मत जाना, रिक्वायरमेंट पे जाना। अपनी इंटरेस्ट में मत जाना कि सर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइम देते, क्या देते रहो, एग्जाम से बाहर हो जाओगे। या सर रियल में बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सारा टाइम उसे दे देंगे, उसके क्वेश्चन कर लें क्या, अरे कर लो ना क्वेश्चन, फिर एग्जाम से बाहर हो जाओ, क्या दिक्कत है। एक ही काम कर लो, या एक में एक्सपर्ट बन लो, या फिर तुम जाके फिर एग्जाम से बाहर हो जाओ, एक ही काम कर सकते हो। तो सिंपली अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में चले जाओगे तो फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, पूरे मार्क्स बनने के लाले पड़ जाएंगे। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज दैट कंप्लीट सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट है इसकी जल्दी एग्जाम क्वालिफाई करने की। सेकंड, हर एक टॉपिक को पढ़ो और उसमें से इजी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो एग्जाम में जाके। अगर वो हो जाता है तो आसानी से हो जाएगा। सेलेक्टिव जाओगे तो चीज़ें बिगड़ती चली जाएगी। इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहता, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैं आपको बता दूंगा, 1-2 वीडियो और बना दूंगा कि क्या पढ़ें रियल में, क्या कॉम्प्लेक्स में पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते, अप्लाइड में कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते। उस सब को मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फिर एक वीडियो और मैं बना दूंगा किसमें कि पेपर में जब बैठते हो तो क्वेश्चन कौन से सोल्व करें, कैसे सोल्व करें, पार्ट ए पहले करें या बी करें या सी करें, इन सब को लेके मैं आपको एक वीडियो और बना सकता हूँ। फाइनली कंप्लीट सिलेबस। सेकंड द इंटेंशन इज दैट कि हर एक पार्ट में से आपका इजी आपका आना चाहिए, माइंड में उतार लो, बस ये उतार लो माइंड में, बस कंप्लीट। बस ये ही एक राज होता है। इसी को दूसरे स्टेप और थर्ड स्टेप में हम बताएंगे कि क्या आसान होता है और क्या और चीज़ें टफ बन जाती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।